नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों के में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के किसान और युवाओं को लेकर अहम फैसले। एफसीआई को बनाया जाएगा मजबूत। गरीब मेधावी छात्रों की मदद के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी। कर्नाटक मुडा घोटाला में पूछताछ के लिए लोकायुक्त के सामने पेश हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। भाजपा ने विरोध प्रदर्शन कर सिद्धारमैया से मांगा इस्तीफा। महाराष्ट्र में तेज हुआ सियासी घमासान। अजित पवार की एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र। लड़की बहन योजना के तहत राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 करने का वादा। राहुल गांधी का नागपुर में कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 से संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने उमर सरकार पर जम्मू कश्मीर में अमन सुकून बिगाड़ने का लगाया आरोप। और दिल्ली में यमुना नदी के तट पर नहीं हो सकेगी छठ पूजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इजाजत देने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा यमुना का पानी इतना गंदा कि लोगों के बीमार पड़ने का डर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले को लेकर बुधवार सुबह मैसूर लोकायुक्त अधीक्षक टीजे उदेश के सामने पेश हुए। मुडा में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में सीएम सिद्धारमैया मुख्य आरोपी हैं। कर्नाटक के इतिहास में सत्ता में रहते हुए लोकायुक्त जांच का सामना करने वाले सिद्धारमैया पहले मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सिद्धारमैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा मामले में बुधवार को मैसूर लोकायुक्त अधीक्षक टीजे उदेश के सामने पेश हुए। कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में सीएम सिद्धारमैया को मुख्य आरोपी बनाया गया है। कर्नाटक के इतिहास में सत्ता में रहते हुए लोकायुक्त जांच का सामना करने वाले सिद्धारमैया पहले मुख्यमंत्री हैं। सिद्धारमैया 4 दशक के राजनीतिक करियर में पहली बार जांच का सामना कर रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया को अपने परिवार को 50-50 अनुपात पर भूमि आवंटन, भूमि परिवर्तन और कथित दस्तावेजों के फर्जीवाड़े में अपनी भूमिका को लेकर पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले लोकायुक्त ने मुडा मामले में दूसरे नंबर की आरोपी सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती, तीसरे नंबर के आरोपी उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और चौथे आरोपी जे देवराज से पूछताछ की थी। इस बीच विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। Already Snehamai Krishna is gone to court for the CBI inquiry. I am not satisfied for the Lokayukta inquiry because A1 Siddaramaiah is there. Now they called 1 month back A4, A3, A2. Now they are calling A1 because of the CBI inquiry. That's why only CBI inquiry only give the correct things what happened in the Muda case. That's why we demand CBI inquiry. एक और सीएम सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की जा रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस उन्हें बिल्कुल निर्दोष बता रही है। Natural process, any investigation, they have to call A1 first, then A2, A3, A4. This is ulta. And CM in their daily TP, they mention 10 o'clock, Lokayukta. Within 2 hours, 12 o'clock, Chenpatna by election. How can it is possible? Inquiry that will go 4 hours, 5 hours, 6 hours. इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की दायर
उस रिट याचिका पर सिद्धारमैया और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसमें मामले की जांच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्देश का अनुरोध किया गया था। कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को करेगी। कर्नाटका के इतिहास में एक पहली बार घटना घटी है जिन्होंने अधिकार में रहकर अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा था, लेकिन कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने अपने इस्तीफा को नहीं देते हुए सारे के सारे कर्नाटका का जनता के मन में ये प्रश्न था कि अगर सीएम सिद्धरामैया के पास अधिकार भी है और इन्होंने लोकायुक्त के सामने प्रश्न का उत्तर भी दे रहा है, लेकिन सही सलामत से ये इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ये सभी प्रश्न का उत्तर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमको पता चलता है। कैमरामैन सुधाकर के साथ मैं शुभा, डीडी न्यूज़ कर्नाटका। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। अजित पवार की एनसीपी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मतदान में अब 2 हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता से तरह तरह के वादे कर रही हैं। इसी कड़ी में अजित पवार की एनसीपी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में एनसीपी पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। एनसीपी ने लाडली बहन योजना में दी जाने वाली राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया है। साथ ही घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का भी जिक्र किया गया है। साथ ही अजित पवार ने कहा कि सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर नए महाराष्ट्र का विजन प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अमरावती में जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एकजुट रहने की बात कही। तमाम लोग आपके पास आएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम बातें आपके सामने कहेंगे और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं और एक लाइन की बात यही है कि बटो मत। बटो मत। बटे थे तो कटे थे। एक है, नेक है। यानी बटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक है। महाराष्ट्र में बागियों से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासन तोड़ने वाले अपने 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से 40 कार्यकर्ताओं और नेताओं को निष्कासित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के अनुरोध के बावजूद नामांकन फॉर्म वापस नहीं लेने के कारण पार्टी की ओर से यह कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संस्थान संविधान से बने हैं, अगर संविधान नहीं होता तो कोई चुनाव आयोग नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा कि बाबा साहब ने हमेशा दूसरों के हित की बात की। जब अंबेडकर जी बोलते थे तो दूसरों का जो दुख था, दूसरों का जो दर्द था, वो उनके मुंह से निकलता था। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, चाहे एनालिसिस ऑफ सेल्फ हो, चाहे एनालिसिस ऑफ कास्ट हो, बुद्धिज्म पे काफी पढ़ा है। और जब आप अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो दिखता है कि यह व्यक्ति अपनी बात नहीं कर रहा है, यह व्यक्ति दूसरों की बात कर रहा है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अफवाहें फैलाने और गुमराह करने वाला बताया है। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार शाइना एनसी ने ये बात महाराष्ट्र में कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की संविधान सम्मान सम्मेलन पर कही। राहुल गांधी जी को एक नए स्क्रिप्ट राइटर की आवश्यकता है, क्योंकि अफवाहें वो फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार नहीं होता है। संविधान को कोई खतरा नहीं है, कहीं भी कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, बल्कि प्रधानमंत्री ने कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया, प्रियम्बल स्कूल तक लेके गए। तो राहुल गांधी, आपका नैरेटिव बदल दीजिए, आपके स्क्रिप्ट राइटर को बदल दीजिए, क्योंकि जो सोच विचार नहीं है, आप घुमा फिरा के लोगों को फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने आपको ठुकराया है। तो महाराष्ट्र की जनता को पता है कि 20 तारीख को क्या करना है।
और महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता धीरज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, लगातार चुनाव प्रचार तेज हो रहा है और उसके साथ जो बयानबाजी है वो भी धार पकड़ रही है। आज का अगर हम पूरा ये मामला देखें, राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, लेकिन शाइना एनसी ने कहा कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग जानते भी हैं इस बात को। ये बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम आज जो राहुल गांधी के अगर हम भाषण को देखते हैं तो ये साफ तौर पर दिखता है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब लेकर जगह जगह घूमती थी और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, उसी तरीके की कोशिश एक बार फिर आज राहुल गांधी ने नागपुर की रैली में की है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नागपुर में राहुल गांधी की ये जो रैली थी, ये महाविकास आघाड़ी की एक संयुक्त रैली थी और इस रैली में ये तय होना था कि इस बार का जो महाविकास आघाड़ी का जो चुनाव प्रचार का अभियान जो होगा वो किन किन मुद्दों पे होगा और किन किन मुद्दों के साथ वो भी लोगों के बीच में जाएंगे। और जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जिस तरीके से एक तरीके से ये कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाती है तो संविधान बदला जाएगा, लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, लोगों के ज़मीन छीन लिए जाएंगे, जैसे कई मुद्दों को कांग्रेस ने उभारा था। और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जब आज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से या कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से आज प्रचार अभियान की शुरुआत हुई है और प्रचार अभियान किस मुद्दे पर हो इसकी शुरुआत हुई है और राहुल गांधी नागपुर पहुंचे थे तो एक बार फिर हमने देखा कि उसी पैटर्न को दोहराने की कोशिश कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी की तरफ से हो रही है। धीरज, आपसे ये जानना चाहेंगे, संविधान की बात तो कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव। धीरज, आपसे ये जानना चाहेंगे, संविधान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन का उनका एजेंडा है, जो उनके गठबंधन का संविधान है या जिस उद्देश्य को लेकर वो यहाँ आए थे, उसमें कितनी सफलता है? देखिए, संविधान की वो बात जरूर करते हैं, लेकिन गठबंधन की अगर हम संविधान की बात करें तो शुरू में ये तय हुआ था कि जो गठबंधन में जो तीनों जो महाविकास आघाड़ी की जो पार्टियां हैं वो समान समान पैटर्न पे चुनाव लड़ेगी, समान समान सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये फॉर्मूला जो शरद पवार की तरफ से तय हुआ था और जिसको कि शिवसेना और कांग्रेस ने भी जिसके लिए हामी भरी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में शिवसेना ने तो 87 सीटों पर जरूर अपने उम्मीदवार उतारे। महाविकास आघाड़ी की तरफ से एनसीपी ने भी, शरद पवार ने भी अपने जो 87 जो उम्मीदवार हैं उनको उतारे, कुछ सहयोगियों को दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो बड़े भाई का फर्ज नहीं अदा कर या संविधान का जो गठबंधन का जो मूल मंत्र था उस मूल मंत्र को तोड़ते हुए जो 103 सीटों पर यहाँ से जो प्रत्याशी उतारे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गठबंधन की सियासत को एक तरीके से दरकिनार कर या जो कह सकते हैं कि गठबंधन धर्म को दरकिनार कर और जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीटों का बंटवारा हुआ और कहा जा सकता है धीरज, और उस सीटों के बंटवारे के लिहाज से ये भी इन चुनावों में काफी अहम रोल डालने वाला है इस बार। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और बात करें झारखंड की, तो झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आगे भी ये खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं झारखंड की ओर। जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनावी गतिविधियां जोरों पर हैं। पहले चरण में 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। झारखंड इलेक्शन वॉच द्वारा प्रत्याशियों के शपथ पत्र के आधार पर जारी आंकड़े के मुताबिक इनमें से 174 प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें से 127 पर संगीन आरोप भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब राजनीति में पढ़े लिखे लोग भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। झारखंड समेत देश भर में चुनाव में शुचिता बड़ा मुद्दा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी इस पर राजनीतिक विश्लेषक और विशेषज्ञों की नजर है। पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर जो जानकारी सामने आई है वह उत्साहजनक भी है और निराश करने वाली भी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रत्याशियों को लेकर इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। उम्मीदवारों के शपथ पत्र के आधार पर तैयार इस आंकड़े के मुताबिक पहले चरण के चुनाव में 683 प्रत्याशियों में से 174 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें से 127 उम्मीदवारों पर संगीन आरोप है। इलेक्शन वॉच के झारखंड प्रभारी सुधीर पाल ने कहा कि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। जन सरोकार के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जिन लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं तो वैसे लोगों को दिए जा रहे हैं ज़्यादा जिनके पास धन बल है। 19% ऐसे कैंडिडेट्स हैं और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज में हैं। आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण के चुनावी समर में भाग्य आजमा रहे 683 में से 235 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इनमें से 71 एनडीए और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि इन अमीर प्रत्याशियों में टॉप 5 में 4 कांग्रेसी हैं। पहले चरण का चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशी बड़े कर्जदार भी हैं। कि राजनीति आज के दिनों में एक बेहतर कारोबार हो गया। जो सिटिंग एमएलए हैं उनका अगर आप परसेंटेज देखें, इवन कई लोग 3 महीने के लिए जब मंत्री बने हैं उनका भी 2000% से ज़्यादा। चुनावी मैदान में युवाओं का जोश और बुजुर्गों के अनुभव का समीकरण भी दिख रहा है। 25 से 40 आयु वर्ग के जहां 267 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वहीं 61 से 80 वर्ष के 67 उम्मीदवार भी विधानसभा जाने की दौड़ में हैं। उत्साह बढ़ाने वाली बात यह है कि पढ़े लिखे लोग भी अब चुनावी राजनीति का हिस्सा बनते हुए इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 348 उम्मीदवारों ने स्नातक या उससे आगे की डिग्री प्राप्त की है, जो इस बार विधानसभा में आने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले चुनाव 2005, 9, 14, 19 को अगर आप कंपेयर करें तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा बेहतर हो रहा है कि अभी जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट ग्रेजुएट वाले ब्रैकेट में ज़्यादा लोग। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए सभी उम्मीदवार अपना पसीना बहा रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की धुरी राजनीतिक दलों और राजनेताओं के इर्द गिर्द घूमती है, जहां जनता भाग्य विधाता है। ऐसे में जनता अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य के सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा भेजती है। यह तकाजा है कि वोटरों को चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करते समय बेहतर विकल्प मिले, जिस पर वो भरोसा भी कर सके और गर्व भी। रांची से डीडी न्यूज के लिए राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। और झारखंड में चुनावी सरगर्मियों पर कुमार आलोक हमारे साथ झारखंड से इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, आपसे यही जानना चाहेंगे, बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। 100 से ज़्यादा प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं, दर्ज हैं। किस तरह से इस तरह के आंकड़े भी इन चुनावों को प्रभावित करते हैं और क्या कुछ वहाँ पर इस वक्त चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो आपने देखा कि किस तरीके से आज 30 भाजपा ने अपने बड़े पदाधिकारियों को निष्कासित किया 6 वर्ष के लिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 9 पदाधिकारियों को निष्कासित किया। तो अगर राजनीतिक समीकरण की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने काफ़ी उम्मीदवार खड़े हुए थे, विद्रोही उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन एनडीए गठबंधन ने कम से कम 70% से लेकर 75% अपने जो बागी उम्मीदवार थे या जो नाराज उम्मीदवार थे उनको उन्होंने मना लिया और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। लेकिन 20 से लेकर 25% जो थे वो नहीं माने और वो चुनाव मैदान में डटे रहे। इसी का खामियाजा रहा, इसी का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा एक्शन लेते हुए 30 पदाधिकारियों को निष्कासित किया पार्टी से 6 वर्ष के लिए। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी यही हाल रहा, वहाँ उन्होंने अपने 9 पदाधिकारियों को निष्कासित किया। अब बात है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, विरोधियों के जो पार्टी के अंदर विरोध था उसको
मनाने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुए। लेकिन मैं आपको पहले भी बता रहा था कि महागठबंधन के अंदर जो 3 सीटें थी, यानी छतरपुर और बिश्रामपुर में आरजेडी और कांग्रेस जो महागठबंधन के सदस्य हैं, महागठबंधन के साथ खड़े हैं, वो दोनों आमने सामने हैं। और ये तो पुरानी बात हो गई। लेकिन आज ये इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कह दिया कि आरजेडी अपना उम्मीदवार हटाए और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को समर्थन करेगी। तो आप देख सकते हैं कि महागठबंधन के अंदर कितनी बड़ी दरार सामने आई है। उसी तरीके से दरबार सीट पर जहां पर बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीआई एमएल आमने सामने है। यानी सीपीआई एमएल भी गठबंधन में शामिल है, लेकिन वो आमने सामने है और इसको फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है। लेकिन वहां भी जो सूत्र बता रहे हैं, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, वहां भी कांग्रेस ने जो छतरपुर और बिश्रामपुर में झामुमो ने कांग्रेस का साथ दिया राजद के एवज पर, वहां पर कांग्रेस सीपीआई एमएल का साथ न देकर के जी कुमारा, लोग कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 से संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक और जहां विधानसभा में भारी हंगामा हुआ, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव के बाद पहला विधानसभा सत्र शुरू हुआ, तो उम्मीद की जा रही थी कि नेता सदन में विकास की चर्चा करेंगे, लेकिन विशेष सत्र में PDP बनाम NC की सियासत ही हावी रही। अनुच्छेद 370 की बहाली से संबंधित प्रस्ताव को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। हंगामों के दौरान विधानसभा में तैनात मार्शलों के साथ विपक्ष के नेताओं की धक्का मुक्की भी हुई। वहीं विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बीच उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी द्वारा पेश एक प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। मामले में कांग्रेस, NCP और PDP का असली चेहरा सामने आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सहायता से जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों के एजेंडे को, अलगाववादियों के एजेंडे को वापस लाने की एक कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कर रही है। देर आए दुरुस्त आए, और आज PDP ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के दौरान लाए गए प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के साथ अनुच्छेद 370 को हटाने पर चिंता व्यक्त की गई है, जिसका नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने जमकर विरोध किया और इस पर आपत्ति भी जताई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है 100 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, 1000 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, जब तक केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लोगों का ध्यान एक तरफ हटाने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक अशांति का माहौल हो, इसकी तरफ जो है वो प्रयास कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने की
आगे बढ़ेंगे। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर छठ पूजा पर भी पड़ा है। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा नहीं हो सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए यमुना नदी के तट पर पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में दायर याचिका में यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत की मांग की गई थी। और डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने कालिंदी कुंज के यमुना का जायजा लिया, जहां पानी में सिर्फ सफेद झाग नजर आ रहे हैं। तो यमुना नदी में प्रदूषण का ये आलम है, सफ़ेद झाग नज़र आ रहे हैं। और हाईकोर्ट ने भी छठ पूजा दिल्ली में यमुना नदी पर नहीं होगी इस बात को कहा है, अनुमति देने से इनकार कर दिया है। और चर्चा का विषय एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की प्रदूषित यमुना। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली में यमुना में छठ पे लोग व्रत नहीं कर पाएंगे, ना ही यमुना के जल में स्नान और आचमन कर पाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यमुना इतनी प्रदूषित है कि यमुना के अंदर स्नान करने से और आचमन लेने से व्यक्ति बीमार हो सकता है। ऐसे में जो छठ व्रतधारी हैं उनको दिल्ली में यमुना में छठ मनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। राजधानी दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार से कर रही है कि आखिर इस मैली और प्रदूषित यमुना का जिम्मेदार कौन है, आखिर क्यों नहीं। और 4 दिन तक चलने वाले महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आज खरना की रस्म निभाई जाती है, जिसमें गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। सूर्यदेव और छठी मैया का अर्घ्य देने के बाद श्रद्धालु प्रसाद के रूप में खीर और रोटी ग्रहण करते हैं। इसके बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन छठी मैया का आगमन होता है। शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पर्व का समापन हो जाएगा। छठ पूजा में उगते और ढलते सूरज को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। और महापर्व छठ का बिहार में ख़ास जोर होता है। बिहार में पटना से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण। ज़्यादा जानकारी के साथ वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से पूरी श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है, और क्या कुछ जो है जो व्रती वहाँ पर हैं उनकी सुविधा के लिए भी सहूलियत है, क्या इंतज़ाम किए गए हैं? देखिए, मैंने सुबह भी अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह बड़ी संख्या में लोग खरना पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर प्रसाद भी बना रहे थे। और वो ही प्रसाद शाम को भगवान सूर्य और छठी मैया को भोग लगाया जाता है। मैं अभी एक घर में हूँ जहाँ पर आज छठ का खरना पूजन किया गया है, अभी तुरंत किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरीके से यहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है। पहले भगवान को भोग लगाने के बाद इसी भोग को जो व्रती हैं वो ग्रहण करेंगे, और व्रतियों के ग्रहण करने के बाद इसको जो परिवार के लोग होते हैं वो ग्रहण करते हैं। हमारे साथ जनरली क्या होता है कि छठ व्रत समझा जाता है कि महिलाएं करती हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे व्रती हैं जो पुरुष हैं और वो 15 सालों से छठ व्रत कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, आप कितने सालों से? 15 सालों से छठ व्रत कर रहे हैं। क्या कुछ मन्नत थी आपकी, क्यों आपने ये छठ व्रत शुरू किया? छठ के प्रति एक श्रद्धा अमन है कि ये इसमें किसी अदर को भी देख करके ये लगता है कि देखिए, आस्था का पर्व है और सभी पूरी आस्था के साथ मधुरेश से मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।